गुड मॉर्निंग बच्चों। तो बेटा अपन पढ़ रहे थे अपना पार्ट 1। उसमें हमने उत्तर भारत और दक्षिण भारत के राजवंशों के बारे में पढ़ लिया। आज का हमारा टॉपिक होगा बाह्य आक्रमण एवं आत्मसातीकरण, शक, हूण एवं कुषाण। हमने बाह्य आक्रमणकारी शक, हूण, कुषाण के बारे में पहले भी पढ़ा था। जैसे सातवाहन वंश के समय शकों का आक्रमण हुआ था, पश्चिमी क्षेत्रप वंश की स्थापना इन्होंने कर ली थी, वहाँ पर शासन किया था उत्तर भारत में। हूणों के बारे में भी हमने पढ़ा था कि स्कंदगुप्त गुप्त सम्राट था, उसने हूणों के आक्रमणों का सामना किया था। तो और कुषाणों के बारे में भी हमने पढ़ा कि कुषाण सत्ता समाप्त हुई, उसके बाद गुप्त साम्राज्य आया था। तो इस तरह ये बाह्य आक्रमणकारी है जो मध्य एशिया की एक लड़ाकू जनजाति है। मध्य एशिया से हमारे जो है दर्रों के माध्यम से, हिमालय पर्वत से, इधर से अफगानिस्तान वगैरह ये है ना, इधर से जो है ये भारत में आए थे। और उस समय भारत की राजनीतिक स्थिति को देखकर उन्होंने जो है यहाँ पर आक्रमण किए और यहाँ अधिकार करने का प्रयास इन्होंने किया था। तो देखो, बाह्य आक्रमणकारियों में सबसे पहले हम पढ़ेंगे शक। शकों के बारे में देखो, किताब खोल लो। शक मध्य एशिया की लड़ाकू जनजाति थी जिसने पश्चिमी अफगानिस्तान और बलूचिस्तान के सारे प्रदेश पर अधिकार कर लिया। यहाँ से शक बोलन दर्रे से होकर लगभग 71 ईस्वी पूर्व में भारत आए। जो हिमालय पर्वत में है हमारे ये दर्रों के माध्यम से ये आए थे और इन्होंने अफगानिस्तान बलूचिस्तान के सारे प्रदेश पर अधिकार कर लिया। उस समय अफगानिस्तान अलग नहीं था, ये भारत का ही पार्ट था। रामायण एवं महाभारत में शक बस्तियों को कंबोजों और यवनों के साथ रखा गया है। कालकाचार्य कथानक में भारत पर शकों के आक्रमण का उल्लेख मिलता है, जिसमें उन्हें सगकुल या शककुल कहा गया। ये जो हमारे प्राचीन ग्रंथ है उनमें भी हमें जो है इन शकों का आक्रमण कब हुआ, कैसे हुआ, कहाँ उन्होंने अपना साम्राज्य जो स्थापित किया, इन सब के बारे में प्राचीन ग्रंथों जैसे रामायण महाभारत में भी इनके बारे में पता चलता है। कालकाचार्य का कथानक है, उससे भी हमें शकों के आक्रमण का उल्लेख मिलता है। और कालकाचार्य में शकों को जो है सगकुल या सककुल कहा गया। अंडरलाइन करते रहना आप भी। आगे देखो, सिंधु प्रदेश को जीतकर उन्होंने सौराष्ट्र में शक शासन की स्थापना की। इस पे अंडरलाइन कर लो, सिंधु प्रदेश। सिंधु प्रदेश, सिंधु नदी जो है ना जम्मू कश्मीर में, वहाँ उधर। तो सिंधु प्रदेश को जीतकर आगे बढ़े और सौराष्ट्र, गुजरात, सौराष्ट्र कौन सा भाग है, गुजरात, वहां आकर इन्होंने जो है शक शासन की स्थापना की। मुद्राओं और लेखों से स्पष्ट है कि इनकी एक शाखा ने उत्तरापथ और मथुरा में अपना आधिपत्य स्थापित कर लिया था और कालांतर में वे अवंती, सौराष्ट्र और महाराष्ट्र में फैल गए थे। देखो, अफगानिस्तान बलूचिस्तान पर इधर से आए आक्रमण करते हुए मध्य एशिया से ये, और इन्होंने जो है सिंधु नदी के प्रदेशों को जीता और आगे सौराष्ट्र तक बढ़ गए, फिर इधर बढ़े अपने महाराष्ट्र में, और उत्तरापथ, मथुरा अभी उत्तर प्रदेश में, इस तरफ बढ़े और इस सारे क्षेत्र पर इन्होंने अपना साम्राज्य स्थापित कर लिया। और सबसे पहले सौराष्ट्र में शक शासन की स्थापना की। सौराष्ट्र कहाँ है, गुजरात में वर्तमान। तो और फिर जो है महाराष्ट्र में बढ़े, उधर जो है मथुरा की तरफ, उत्तर प्रदेश की तरफ बढ़े और इस क्षेत्र पर इन्होंने अपना शासन स्थापित कर लिया। तक्षशिला के शक शासकों में मोवेज व एजेज के नाम आते हैं। अब इन पे अंडरलाइन कर लो। तक्षशिला में जो है मोवेज और एजेज ये शक शासक है। तक्षशिला में शक शक्ति का विनाश पल्लवों द्वारा हुआ। पल्लव राजवंश जो हमने पढ़े थे, पल्लवों द्वारा जो है शक शक्ति का विनाश किया गया तक्षशिला में। हमामस और हगान मथुरा के प्रारंभिक शक क्षेत्र थे। मथुरा से प्राप्त सिंह शीर्षक लेख में बाद के शक शासक राजबुल को महाक्षेत्र कहा गया। ये जो है शक शासकों के नाम है, ये हमास, हगान, ये मथुरा में इन्होंने जो है शक शासन की स्थापना की थी। और इसके बाद ये राजबुल है, इसको महाक्षेत्र कहा गया। पश्चिमी क्षेत्र वंश कहा गया ना इसको, शकों को हमने उसमें सातवाहन वंश में पढ़ा था, तो इसको पश्चिमी क्षेत्र वंश कहा गया। अफगानिस्तान इधर पश्चिम से आए थे ना, ये इसलिए राजबुल को महाक्षेत्र कहा गया। अंडरलाइन कर लो। मथुरा के शकों ने पूर्वी पंजाब तक अपनी सीमा का विस्तार कर लिया था। अब जो मथुरा में जो क्षेत्र थे उन्होंने क्या किया, पूर्वी पंजाब तक इधर आगे बढ़ गए वो।
सीमापक का विस्तार कर लिया था। मथुरा में शक शक्ति का विनाश कुषाणों द्वारा हुआ। मथुरा में पल्लवों ने भी शकों की शक्ति का विनाश किया था, और मथुरा में जो शकों ने अपनी शक्ति बढ़ा ली थी, इधर पंजाब तक आ गए थे, फैल गए थे पूरे क्षेत्र में, तो जो है उसका विनाश मथुरा में शकों का जो है विनाश किसने किया? कुषाणों ने। कुषाण भी बाह्य आक्रमणकारी थे। पश्चिमी भारत में शकों के क्षैरात वंश के भूमक तथा नहपान दो शासक हुए। इस पे अंडरलाइन करो। पश्चिमी भारत में कौन कौन हुए? भूमक और नहपान दो शासक हुए पश्चिमी भारत में शकों के क्षैरात वंश के। पश्चिमी क्षैरात वंश था नहीं है। नहपान दो शासक ज्ञात है। इन शक शासकों ने सातवानों से कुछ प्रदेश जीते और महाराष्ट्र, काठियावाड़ और गुजरात पर शासन किया। किसने? भूमक और नहपान ने पश्चिमी भारत में। ये गुजरात ये पश्चिमी भारत में आते हैं। नहपान के समय भारत तथा पश्चिमी देशों के बीच समृद्ध व्यापारिक संबंध कायम था। भारत और जो पश्चिमी देश थे वो जो शकों के अधिकार क्षेत्र में थे, और जो दूसरा भारत था जो शकों जिन पर शकों का अधिकार नहीं था उनमें, और शक शासन जो भारत में था उनमें जो है संबंध, व्यापारिक संबंध स्थापित थे। किसके समय? नहपान के समय। भूमक और नहपान जो शासक थे ना पश्चिमी भारत में शकों के क्षरात वंश के, तो इन्होंने भारत से जो है व्यापारिक संबंध स्थापित कर लिए थे। अब आगे देखो। जोगलथाम्बी नामक स्थान से मिले सिक्कों से ये प्रमाणित होता है कि नहपान गौतमी पुत्र सातकर्णी से पराजित हुआ था। उसमें भी पढ़ा था हमने। गौतमी पुत्र सातकर्णी कौन से वंश का है? सातवाहन वंश का उस समय हो गया था। आपन ने पढ़ा 23वें शासक से सीधा 27वां शासक आया, और उसमें भी हमने गौतमी पुत्र सातकर्णी के बाद वो शासक कमजोर शासक आ गए थे। उस समय जो है भारत में, उत्तर भारत में इन्हीं का अधिकार था शकों का। तो देखो, नहपान गौतमी पुत्र सातकर्णी से पराजित हुआ। गौतमी पुत्र सातकर्णी आया और उसने पराजित किया। नासिक लेख में गौतमी पुत्र सातकर्णी को क्षैरात वंश का उन्मूलक कहा गया है। अब इस पे अंडरलाइन कर लो आप, और 1 नंबर का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि क्षैरात वंश का उन्मूलक किसे कहा गया? गौतमी पुत्र सातकर्णी को। और ये जानकारी हमें कहाँ से मिलती है कि गौतमी पुत्र सातकर्णी ने क्षैरात वंश का उन्मूलन किया, यानी उसको नष्ट किया। नासिक अभिलेख से। किससे मिलती है? नासिक लेख से। तो यहाँ 2 1 नंबर के प्रश्न बनेंगे। एक तो यही कि क्षैरात वंश का उन्मूलक किसे कहा गया? उत्तर होगा गौतमी पुत्र सातकर्णी को। और एक ये आ जाए कि गौतमी पुत्र सातकर्णी को क्षैरात वंश का उन्मूलक कहा जाता है, और गौतमी पुत्र सातकर्णी ने जो है क्षैरात वंश के नहपान को पराजित किया। ये जानकारी हमें कहाँ से मिलती है? तो उत्तर क्या होगा? नासिक लेख से। ठीक है। इस तरह किसी भी प्रकार घुमा फिरा के प्रश्न पूछा जा सकता है। अंडरलाइन कर लो, प्रश्न लिख लो। उज्जैनी तथा काठियावाड़ के शक शासकों में चष्टन का नाम आता है, जिसने उज्जैनी में शक राजवंश की स्थापना की थी। इस वंश के शासकों ने अपने लाखों लेखों तथा मुद्राओं पर शक संवत का उपयोग किया था। चष्टन का पौत्र रुद्रदामन महत्वपूर्ण शासक था। रुद्रदामन के बारे में भी हमने पढ़ा था कि रुद्रदामन जो था एक शक्तिशाली शासक था, जो किसका पौत्र था? चेष्टन का शासक हुआ, जिसके बारे में जानकारी जूनागढ़ अभिलेख से मिलती है। देखो, उसमें जूनागढ़ अभिलेख गुप्त शासक जो था ना, चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य, उस समय जो है इस रुद्रदामन का अभिलेख जो है हमें मिलता है लेख। चष्टन का आगे देखो, जिसके बारे में जानकारी कहाँ मिलती है? जूनागढ़ अभिलेख से मिलती है रुद्रदामन के बारे में। रुद्रदामन का साम्राज्य पूर्वी पश्चिमी मालवा, द्वारका, जूनागढ़, साबरमती, इस पे भी अंडरलाइन कर लो। रुद्रदामन का साम्राज्य पूर्वी पश्चिमी मालवा, द्वारका, जूनागढ़, साबरमती नदी, मारवाड़, सिंधु घाटी, उत्तरी कोंकण व विंध्य पर्वत तक फैला हुआ था। यानी अब इसने अपने साम्राज्य का काफी विस्तार कर लिया था। शक शासक था ये भी। मुद्राओं से प्रदर्शित होता है कि चष्टन का वंश 305 ईस्वी में समाप्त हो गया। जो चष्टन था, चष्टन का ही तो पौत्र था ये रुद्रदामन। तो इसका शासक जो है जिसने इसने जो उज्जैनी में जो है शक राजवंश की स्थापना की थी, चष्टन ने। उज्जैनी तथा काठियावाड़ के शक शासकों में चष्टन का नाम आता है। इधर नीचे आ जाता है उज्जैनी और काठियावाड़ कर्नाटक में यहाँ पर। और चष्टन था, चष्टन का पुत्र रुद्रदामन था, और 305 ईस्वी में जो है इसकी ये जो है शक वंश क्या हो जाता है? समाप्त हो जाता है। चष्टन का जो राजवंश था वो पूरा समाप्त हो जाता है 305 ईस्वी में। ये तो था शकों का। आपके 4 नंबर का प्रश्न अगर आता है तो टिप्पणी आएगी, शक शासन पर टिप्पणी लिखिए।
वो भी 2 ही नंबर की आती है, शक हूण दोनों को मिला देते हैं। तो इनके बारे में थोड़ी सी आपको जानकारी रखनी है। अब देखो हूण। हूण मध्य एशिया की बर्बर जाति थी, जिसने शकों की भांति भारतवर्ष के उत्तर पश्चिम सीमा की ओर से प्रवेश किया। ये दैत्य भी पुकारे जाते थे। ये बहुत ही बर्बर जाति थी, बहुत ही क्रूर थे। और ऐसे जैसे इन्होंने अपने भारत में प्रवेश किया ना, उत्तर पश्चिमी सीमा से प्रवेश किया, तो ये ऐसे लोगों को मार ही दिया करते थे, कच्चा खा जाते थे, ऐसा कहा जाता है इनके बारे में। ऐसी बर्बर जाती थी। तो इनको क्या पुकारा जाने लगा भारत में? दैत्य। सर्वप्रथम 458 ईस्वी के लगभग स्कंदगुप्त ने के समय इनका आक्रमण हुआ, जिसमें इनकी पराजय हुई। हमने पढ़ा था जूनागढ़ अभिलेख से जानकारी मिलती है हमें ये कि गुप्त शासक स्कंदगुप्त के समय हूणों का आक्रमण हुआ था और स्कंदगुप्त ने हूणों को हरा दिया था। कालांतर में तोरमान, ये तोरमान जो है हूणों का शक्तिशाली शासक है। कालांतर यानी आने वाले समय में, उसके बाद जब स्कंदगुप्त ने हूणों को हरा दिया था, उसके बाद कालांतर में तोरमान नामक सरदार ने गुप्त साम्राज्य को नष्ट भ्रष्ट करके पंजाब, राजपूताना, सिंध और मालवा पर अधिकार कर महाराजा धीराज की पदवी धारण की। किसने? हूण शासक तोरमान ने। स्कंदगुप्त के बाद आने वाले जो शासक थे गुप्त साम्राज्य के, वो कमजोर शासक थे। तो स्कंदगुप्त ने तो इनको हरा दिया था हूणों को, लेकिन उसके बाद वाले शासक कमजोर थे और इधर ये हूणों में तोरमान शक्तिशाली आ गया शासक। तो इसने जो है गुप्त शासकों को हरा दिया, गुप्त साम्राज्य को नष्ट भ्रष्ट कर दिया और अपने साम्राज्य को पंजाब, राजपूताना, कौन सा हमारा राजस्थान, मालवा गुजरात में आता है, इन सब पर अपना अधिकार करके महाराजाधिराज की पदवी धारण कर ली। किसने? तोरमान ने। तोरमान का पुत्र महिरकुल था, जिसका राज्य 510 ईस्वी से प्रारंभ हुआ। शालकाट इसकी राजधानी थी। किसकी? महिरकुल की। बौद्ध भिक्षुओं से महिरकुल को घृणा थी। बौद्ध भिक्षुओं से महिरकुल को क्या थी? घृणा थी। इससे उसने अनेक मठों व स्तूपों को नष्ट किया। मालवा के शासक यशोधर्मा ने इसे पराजित किया। इस पे भी अंडरलाइन कर लो। किसको? महिरकुल को। जो हूण शासक था, उस पर मालवा का शासक जो था यशोधर्मा, उसने उसको पराजित कर दिया। पराजित होने के बाद ये कश्मीर चला गया और कश्मीर में अपना राज्य कायम किया। हूणों के आक्रमण के कारण गुप्त साम्राज्य नष्ट भ्रष्ट हो गया और भारत की राजनीतिक एकता समाप्त हो गई। देश पुनः छोटे छोटे टुकड़ों में बट गया। हूणों के आक्रमण के कारण गुप्त साम्राज्य तो नष्ट भ्रष्ट हो गया, क्योंकि कमजोर शासक थे, और भारत की राजनीतिक एकता समाप्त हो गई। भारत छोटे छोटे टुकड़ों में बट गया। ये स्थिति हो गई। तो ये हो गया आपके हूणों का। हूणों पर भी टिप्पणी आएगी आपके। और हूणों का जो है शक्तिशाली शासक कौन था? तोरमान। अब है कुषाण वंश। कुषाण वंश देखो। कुषाणों को यूची या तोचेचिरियन भी कहा जाता है। यूची कबीला 5 भागों में बट गया था। इनमें से एक कबीले ने भारत के कुछ भागों पर शासन किया। यूची या तोचेरियन का कहे जाते हैं कुषाण। ठीक है। ये यूची जो एक कबीला था, यानी पूरा का पूरा कबीला ही जो है हमारे भारत में आ गया था दर्रों के माध्यम से, हिमालय पर्वत के इन दर्रों से। ये भी वहीं के थे, मध्य एशिया के ही थे सारे। तो ये 5 भागों में बटा हुआ था। उन 5 भागों में से एक भाग भारत आया और भारत में जो है शासन किया। और भारत में इनको क्या कहा गया? यूची कबीला। और फिर कुषाण वंश के नाम से इन्होंने शासन किया। तो देखो, कुजुल कडफिशस प्रथम 15 ईस्वी में आ गया था। कुषाण वंश का संस्थापक यही है। 15 ईस्वी से 65 ईस्वी तक रहा कुजुल कडफिशस प्रथम। यह अपनी जाति के गौरव का संस्थापक था। यूची, इनकी जाति वैसे वहां से आई, तब इनको यूची या यही कहा जाता था, तोचेरियन। बाद में यहाँ आकर इन्होंने अपने राजवंश की स्थापना कुषाण नाम से की थी, कुषाण वंश के नाम से। तो ये अपनी गौरव जाति के गौरव का संस्थापक था। इसने दक्षिणी अफगानिस्तान, काबुल, गंधार और पार्थिया के भाग को अपने राज्य में मिला लिया। इसने वैदिक धर्म को अंगीकार किया। यहाँ आकर इसने वैदिक धर्म को अपना लिया। और यही अफगानिस्तान, काबुल, कंधार, यही अपने वो दर्रे वाले भाग है उत्तर पश्चिम के। सब तीनों अशोक, हूण, कुषाण सब उधर से ही आए थे, मध्य एशिया के ही थे सभी। ये देखो, ये कुषाणों का साम्राज्य है। कुषाणों का साम्राज्य पूरा फैला हुआ कितना है। ये इधर से ये रेड लाइन बनी हुई है ना, ये इससे तो ये आए थे और फिर इन्होंने अपना साम्राज्य विस्तार कर लिया। कुषाणों का अधिकतम विस्तार ये शक है, सातवाहन है,
रोमन सिक्कों की प्राप्ति। ये थोड़ा मानचित्र में आप देखना। आगे देखो, अब है विम कड़फिसस द्वितीय, जो 65 ईस्वी से 75 ईस्वी तक था। 15 से 65 तक तो कुजल कड़फिसस प्रथम था, अब विम कड़फिसस द्वितीय। भारत के एक विशाल क्षेत्र पर इसका राज्य था। ये शैव मत का अनुयायी था। ये कुजल कड़फिसस ने वैदिक धर्म ग्रहण कर लिया था, और ये जो है विम कड़फिसस था, शैव धर्म का अनुयायी था। इसकी कुछ मुद्राओं पर त्रिभुज, त्रिशूलाधारी, व्याघ्र चर्माग्राही, नंदी अभिमुख भगवान शिव की आकृति अंकित है। ये सिक्कों पर यह आकृतियां अंकित है। इससे हम कह सकते हैं कि विम कड़फिसस जो है, कड़फिसस द्वितीय जो है, शैव धर्म का अनुयायी था, शैव मत का अनुयायी था, क्योंकि इसकी जो मुद्राएं थी, सिक्के थे, उनपे शिव के ही जो है चिन्ह अंकित है। इसने भारत में पहली बार अपने नाम के सोने के सिक्के जारी किए। ये प्रश्न बनेगा 1 नंबर का, कि भारत में किस बाहरी शासक ने अपने नाम के सोने के सिक्के जारी किए। बाहरी शासक ने, बाकी तो राजा लोग करते ही थे, अपने यहाँ के शासक तो, जो ये शक, हुण, कुषाण, तोरमान, रुद्रदामन, ये आए ना भारत के बाहरी, लेकिन इन्होंने अपने नाम के सिक्के जारी नहीं किए। पहली बार विम कड़फिसस ने जो है भारत में अपने नाम के सिक्के चलाए थे बाहरी आक्रमणकारियों ने। अगला देखो, कनिष्क। कनिष्क इंपॉर्टेंट है, कुषाणों में कनिष्क। ये भारत के प्रमुख कुषाण राजाओं में माना जाता है। परंपरा के अनुसार इसके समय में कश्मीर के कुंडलवन में आचार्य पासरु की अध्यक्षता में चौथी बौद्ध संगीति हुई। देखो, इस पे अंडरलाइन कर लो। ये जो है कुषाण राजाओं में प्रमुख माना जाता है, और इसके समय जो है कश्मीर के कुंडलवन में आचार्य पासरु की अध्यक्षता में चौथी बौद्ध संगीति संपन्न हुई थी। इसकी प्रथम राजधानी पेशावर, पुरुषपुर तथा दूसरी राजधानी मथुरा थी। इसने 78 ईस्वी में एक नया संवत चलाया, जिसे शक संवत के नाम से जाना जाता है। कनिष्क ने कश्मीर को जीतकर वहाँ कनिष्कपुर नामक नगर बसाया। 1 नंबर का प्रश्न बनेगा, कनिष्कपुर नामक नगर किसने बसाया? कनिष्क ने। उसने नगर बसाया। उसने काशगर, यारकंद व खोतान पर भी विजय प्राप्त की। महास्थान बोगरा पर पाई गई सोने की मुद्रा पर कनिष्क की एक खड़ी मूर्ति अंकित है। मथुरा जिले में कनिष्क की एक प्रतिमा मिली है। इस प्रतिमा में उसने घुटने तक चोगा और भारी बूट पहने हुए हैं। एक तांबे के सिक्के पर कनिष्क को वेदी पर बलि देते दिखाया गया है। कनिष्क के दरबार में, अब इस पे अंडरलाइन करो, कनिष्क के दरबार में पासर, वसुमित्र, अश्वघोष जैसे बौद्ध विचारक, नागार्जुन जैसे प्रख्यात गणितज्ञ और चरक जैसे चिकित्सक विद्यमान थे। यह प्रश्न बनेगा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कि कनिष्क के दरबार में कौन कौन विद्वान थे। तो इसमें ये इन सब का नाम आएगा, पासर, वसुमित्र, अश्वघोष, नागार्जुन ये थे, और विख्यात गणितज्ञ और ये चिकित्सा पद्धति के जो विख्यात थे चरक, ये भी जो है कनिष्क के दरबार में थे। तो इसमें घुमा फिरा के प्रश्न ये भी पूछा जा सकता है कि प्रख्यात गणितज्ञ और चिकित्सक जो है किस शासक के दरबार में थे और कौन थे? तो नागार्जुन गणितज्ञ थे और चरक चिकित्सा विज्ञान के विद्वान थे, और ये सब जो है विचारक थे, बौद्ध विचारक। पासरु, वसुमित्र, अश्वघोष ये तो कौन थे? बौद्ध विचारक। नागार्जुन कौन थे? गणितज्ञ। और चरक कौन थे? चिकित्सा पद्धति के महान ज्ञाता। तो ये प्रश्न पूछा जा सकता है आपसे 1 नंबर का। बौद्ध धर्म की महायान शाखा का अभ्युदय और प्रचार कनिष्क के समय ही हुआ। इस पे भी अंडरलाइन कर लो, महायान। बौद्ध धर्म की 2 शाखाएं हैं, हीनयान और महायान। और महायान जो दूसरी शाखा है, उसका जो है अभ्युदय यानी उसका उदय कनिष्क के समय हुआ, जब चौथी बौद्ध संगीति हुई थी ना कनिष्क के काल में, कुंडलवन में, कश्मीर के कुंडलवन में, तो उस समय जो है दूसरी महायान शाखा का उदय हुआ। ठीक है, तो इसमें आपके पीछे भी प्रश्न है कि कनिष्क का परिचय दीजिए और कनिष्क के योगदान को स्पष्ट कीजिए। तो कनिष्क का परिचय तो यही है कि वो कुषाण वंश का प्रतापी शासक था कनिष्क, और फिर इसके योगदान में ये सारी चीज़ें आएगी आपके, कि उसने शक संवत चलाया, कनिष्कपुर नामक नगर बसाया, सिक्कों पर जो भी उसने अंकित किया वो आएगा। ये दरबार में जो कौन कौन उसके बौद्ध विचारक थे, कौन विद्वान थे, ये सारे उसके यहाँ तक आ जाएगा योगदान, शुरू से लेकर यहाँ तक।
और देखो थोड़ा आगे देखो, पूरा ही आएगा वैसे, पूरा देखना। उत्तर भारत में कुषाण शासकों की सत्ता लगभग 230 ईस्वी तक बनी रही। इस समय रोम से भारत का व्यापार काफी लाभप्रद स्थिति में था, जिससे भारत की आर्थिक समृद्धि आई। तो यहाँ तक ही कर लो आप, कनिष्क का योगदान यहाँ तक ही हो जाएगा हुआ। इसके बाद तो उत्तर भारत में कुषाणों की सत्ता कहाँ तक थी, लगभग 230 ईस्वी तक कुषाणों की सत्ता थी। और इस समय जो है रोम से भारत का व्यापार भी, यानी कुषाणों ने जो है रोम के साथ जो है अपना व्यापार विस्तृत किया था। ये हमने गुप्त साम्राज्य में भी देखा था कि कुषाणों की सत्ता जो है 230 ईस्वी के लगभग समाप्त हो गई थी और फिर गुप्त साम्राज्य आया था। तो इस प्रकार ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा बेटा आपके कनिष्क का, तो कि कनिष्क का परिचय दीजिए 4 अंक का। कनिष्क का प्रश्न पूरा आपके 4 अंक का है कि कनिष्क का परिचय दीजिए और कनिष्क के योगदान का वर्णन कीजिए। और कनिष्क बाहरी आक्रमणकारी था, लेकिन यहाँ आकर जो है पूरा भारत में के भारतीय लोगों में भारतीय संस्कृति में मिलजुल गया था, बौद्धधर्म अपना लिया इसने। अब पढ़ेंगे अपन आत्मसातीकरण। आत्मसातीकरण यही चीज है कि ये बाहरी आक्रमणकारी आए भारत में, जैसे शक, हूण हूण बहुत बर्बर जाती थी, बहुत दुष्ट थे हूण, है ना। और कुषाण आए, ये सारे बाहरी थे जिनको भारतीय संस्कृति का जो है भारतीय संस्कृति से कोई लेना देना नहीं था। ये भारतीय संस्कृति को नष्ट करना चाहते थे, आए थे जब तो इनका यही उद्देश्य था कि हम अपनी सत्ता यहाँ पर स्थापित करेंगे। लेकिन इन्होंने यहाँ आकर भी जो है भारतीयों का सहजपन, भारतीयों की सरलता और भारतीय संस्कृति से ये लोग इतने प्रभावित हुए कि इन्होंने अपनी संस्कृति छोड़कर भारतीय संस्कृति से आत्मसातीकरण हो गए, यानी इन्होंने भारतीय संस्कृति को अपना लिया। यानी भारतीय ऐसे ही हैं, भारतीय की उदार प्रवृत्ति ने जो है और भारतीय संस्कृति ने जो है ऐसी बर्बर जातियों को भी सुधार दिया और अपने समाज का अंग बना लिया, अपनी संस्कृति को जो है वो अपनाने के लिए मजबूर हो गए। इतनी अच्छी हमारी भारतीय संस्कृति है। तो आत्मसातीकरण पर भी पूछी जा सकती है टिप्पणी। तो आत्मसातीकरण का मतलब क्या है कि शक, हूण एवं कुषाण जो ये विदेशी जातियां थी, उन्होंने यहाँ प्रशासन किया और ये इतने बर्बर और अत्याचारी होते हुए भी भारतीय की उदार प्रवृत्ति और भारतीय संस्कृति की इतनी पवित्रता ने इन लोगों को अपने में घुला मिला लिया। ये लोग भारतीय संस्कृति में घुल मिल गए और अपनी भारतीय संस्कृति को अपनाने लग गए, यानी उसके साथ आत्मसात हो गए। आत्मा से इन्होंने जो है भारतीय संस्कृति को स्वीकार कर लिया, इसको कहते हैं आत्मसातीकरण। तो देखो, शक, हूण व कुषाण विदेशी जातियां थी, इन्होंने शासन तो किया परंतु धीरे धीरे इनका भारतीय समाज एवं संस्कृति में आत्मसातीकरण भी हो गया। भारतीयों की उदार प्रवृत्ति के कारण ये बर्बर कबीलाई जातियां जो समाज का अंग बन गई। कुषाण शासकों में तो वैदिक धर्म पालन एवं शैव मत की निष्ठा सर्वमान्य रही। कनिष्क द्वारा की गई बौद्ध धर्म की सेवा तो उसे भारत में महान राजाओं में अधिष्ठित करती है। देखो, इस तरह से ये एक बर्बर और कबीलाई जातियां थी, ये भी भारतीय समाज का अंग बन गई। किसके कारण? भारतीय की उदार प्रवृत्ति और भारतीय संस्कृति की जो है महानता के कारण ये इन्होंने जो है भारतीय संस्कृति को अपना लिया और भारतीय समाज का अंग बन गए। यहाँ तक कि कुषाणों ने तो वैदिक धर्म का पालन किया, शैव मत को अपनाया, पढ़ा ना हमने भीम कटफिशस के लिए। और कनिष्क के समय बौद्ध धर्म की सेवा की कनिष्क ने। कुछ चौथी बौद्ध संगीति कराई, कनिष्क बौद्ध धर्म को अपना लिया था कनिष्क ने। ये हमारे भारत के धर्म है और इस तरह से ये लोग जो है हमारे साथ घुल मिल गए, इसको कहते हैं आत्मसातीकरण। ठीक है, देखो 4 बौद्ध संगतियां हुई थी। पहली बौद्ध संगति अजातशत्रु के समय हुई थी। अजातशत्रु जो हर्यक वंश का शासक था, राजगृह में हुई। दूसरी बौद्ध संगति कालाशोक के समय हुई, जो शिशुनाग वंश का शासक था, वो वैशाली में हुई थी। तीसरी बौद्ध संगति अशोक के समय हुई थी, जो मौर्य वंश का शासक था, वो पाटलिपुत्र में हुई थी। और चौथी बौद्ध संगति कनिष्क के समय हुई, जो कुषाण वंश का शासक था और कश्मीर के कुडल आया ना इसमें, कश्मीर के कुंडल वन में हुई थी। ठीक है, इस तरह से 4 बौद्ध संगतियां होती है। और चौथी बौद्ध संगति में बौद्ध धर्म 2 भागों में बढ़ गया था, हीनयान व महायान शाखाओं में विभाजित हो गया था। जो कनिष्क के समय हुई चौथी बौद्ध संगति, उसमें महायान शाखा का उदय हुआ था। ठीक है, तो इस तरह हमारा ये पाठ पूरा हुआ।
अब आप क्या करोगे, इसके महत्वपूर्ण प्रश्नों को पढ़ोगे, है ना, महत्वपूर्ण बिंदु। ये देखो कुषाण कालीन सिक्के हैं, अभी हमने पढ़ा था कि उसमें सिक्कों में कैसे कैसे चित्र इसके बताए गए हैं, कुषाण कनिष्क के, वही है ये। अब आप इनके महत्वपूर्ण बिंदु पढ़ो। महत्वपूर्ण बिंदु भी जो है प्रत्येक उसका जो है एक प्रश्न का उत्तर बनता है। इसके बाद आप क्या करोगे, ये जो अभ्यास प्रश्न है, इन अभ्यास प्रश्नों में आप देखोगे सभी अभ्यास प्रश्नों में कि जो अभ्यास प्रश्न मैंने आपको दे दिए, जैसे मैं प्रश्न भेजती हूँ ना, उसमें मैंने दे दिए हैं तो आपको नहीं करने हैं। और अगर मान लो कोई ऐसा प्रश्न है कि मैंने नहीं भेजा आपके लिखित में, जो प्रश्न मैंने लिख कर भेजे उनमें, वो आपको करने हैं बेटा, ठीक है। और पीछे के पार्ट के पूरे प्रश्न उत्तर आपको याद भी करने हैं, है ना। जैसे एक एक नंबर के तो आ ही गए होंगे, और नहीं आए तो आपको करने हैं। सारे प्रश्न उत्तर आपको ढंग से देखने हैं। जैसे कनिष्क का योगदान बताइए, पल्लव वंश के बारे में आप क्या जानते हैं, चोल वंश पर टिप्पणी लिखिए, ये शायद मैंने नहीं दिए हो तो आपको करने हैं। इसके कंप्लीट प्रश्न उत्तर आपको करने हैं। चोल पर शक, हूण, कुषाण, इन पर आपको टिप्पणी लिखनी है। आत्मसातीकरण पर भी टिप्पणी लिखनी है। और इस तरह से जो है आपको मैंने जो भेजे हैं वो सारे प्रश्न उत्तर, और उसके अलावा यहाँ पर जो पीछे के प्रश्न उत्तर को आप पढ़ो और चेक करो कि कौन सा प्रश्न है जो मैंने भेजे हैं उनमें नहीं है, उसको आपको करने हैं। और बाकी सारे कंप्लीट आपको ये याद करने हैं, ठीक है। तो अच्छे से इस पार्ट का काम पूरा कर लेना, क्योंकि मैंने तो आपको कब के ही भेज दिए हैं, आज के कोई 2-4 प्रश्न बन रहे हैं। और अगले वीडियो में अपन अगला पार्ट पढ़ेंगे बेटा, इसलिए आप इस पार्ट का कार्य आज ही पूरा कर लेना। और किसी भी प्रश्न में कोई भी दिक्कत हो, समझ में नहीं आ रहा हो, कन्फ्यूज़न हो, तो आप आराम से पूछना, पूछ के ही करना, ठीक है।